अ वेरी वार्म वेलकम। तो ये प्रैक्टिस सेशन जो है ये आज से शुरू हो रहा है और हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये एसएससी के द्वारा 2023 में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। वो सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, एमटीएस भी है। तो सबका यहाँ पे कंबाइंड एक कलेक्शन आपको मिलेगा। और यहाँ पे फोकस डेफिनेटली एरर डिटेक्शन की जब होगी या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे, तो वहाँ हम सिर्फ एबीसीडी नहीं करने वाले। हर एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, जो उसके साथ एसोसिएटेड है, कुछ और पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी की डिटेल्ड मैनर में चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं ये डिस्कशन। आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं, बाकी फिर आपसे पूछता रहूँगा क्या करना है, कैसे करना है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अब इसमें आपको पता करना है एरर कहाँ पे है। एरर बताइए। 2023 फर्स्ट शिफ्ट। हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत है, और अपना साथ ही साथ आप ट्रैक भी करते रहेंगे, तो यहाँ पे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि हैव की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीतू सिंगुलर है, तो हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। अच्छा, मैं अगर आपको ये पूछूं कि यहाँ पे सिंस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? और साथ ही साथ एक और एसोसिएटेड क्वेश्चन, सिंस ये शब्द कितने तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है? इसमें तो खैर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नीतू के साथ हैज बीन जाएगा, बट सिंस यहां पे है क्या? तो यहां पे सिंस जो है उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन है, और ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं सिंस और फॉर के बारे में, खासतौर से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के लिए, कि जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां पे फॉर लगता है, और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 10 o'clock लिखा है तो सिंस ही लगेगा। अगर वहीं पे लगा होता फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, वो पीरियड की बात कर रहा होता, तो आप वहां पे जाते किसके साथ? फॉर के साथ। इतना ज्ञान सभी को है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको आगे ले जाना चाहता हूं कि सिंस का इस्तेमाल आप कितने तरीकों से करते हैं। तो देखो, सिंस प्रेपोजिशन के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल होता ही होता है, ये प्रेपोजिशन भी है। ये जितने भी यूसेस आप इस तरह से देखते हो, उसके बाद इसका इस्तेमाल आप कंजंक्शन के तौर पे करते हैं। और सिंस का इस्तेमाल कैसे होता है? एडवर्ब के तौर पे होता है। क्या कमेंट सेक्शन में आप एग्जाम्पल दोगे मुझे कंजंक्शन वाले? काजल बताओ, कंजंक्शन और एडवर्ब का ले एग्जाम्पल। वेरी गुड। तो कंजंक्शन अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊं, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन होता है, कारण के तौर पे। आपको पता है सिंस का इस्तेमाल आप कारण के लिए करते हैं। सिंस है, बिकॉज है, एज है, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन है, कारण बताते हैं। और एडवर्ब के तौर पे जैसे आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे कि आई आई हैवेंट विजिटेड हिज प्लेस सिंस देन। मैंने तब से उसके घर की तरफ रुख नहीं किया, उसके घर में नहीं गया जब से वो घटना घटी थी। सेंटेंस और लंबा हो सकता है, बट ये सिंस देन, या कई बार आपको एवर सिंस लिखा हुआ दिखता है, तो एवर सिंस भी अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो वो एडवर्ब के ही तौर पे इस्तेमाल होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे इस्तेमाल होता है। और एवर सिंस की डिग्री सिंस देन से थोड़ी सी हायर साइड पे होती है, कि मैं तब से मैंने उससे बात नहीं की, तब से मैं उससे मिला नहीं, राइट? तो ये कहानी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो ये आप बाकी कमेंट में एग्जाम्पल्स लिखिएगा आराम से। आइए अगले पे चलते हैं। अगला है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। और अगर आप मेरे साथ एडिटोरियल सेशन करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि जो मैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन उसमें दे रहा हूँ, खासतौर से स्पीकिंग ट्री वाला जो आर्टिकल होता है फिलॉसफी बेस्ड, उसमें 5 क्वेश्चंस आपको डेली ग्रामर बेस्ड मिलते हैं। इसी चैनल पे हमारी मुलाकात 8 बजे हो रही है अभी एडिटोरियल में। वहां मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। तो ये नए पैटर्न के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहां पे वो एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से लिखते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो देख लो भाई, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन हैज बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। अ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेटिंग एंड द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेटिंग। तो इतनी समझ सभी को है कि जैसे ही आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स वर्ड देख रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ न तो हैज जाने वाला, न इज जाने वाला, न इज यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आर ही आएगा। और बाकी और समस्याएं तो खैर है ही। पार्टिसिपेंट्स के साथ आप अ नहीं लगा सकते, ठीक है, प्लूरल है। द पार्टिसिपेंट्स आप डेफिनेटली स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी खास कंपटीशन की बात कर रहे हैं। सो द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली।
यहाँ पे ये देयर भी बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि हम बात यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा फ्रेज किस तरह का है? नाउन फ्रेज है, क्योंकि वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है। वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो हम इसे क्या नाम देंगे? नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज में ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग गवर्न होगा? डेफिनेटली इस पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग, राइट। और इसी को आप कई बार रूल के फॉर्म में रटते हैं कि प्रिपोजिशन के पहले जो लिखा होता है वो गवर्न करता है, बट ये कोई रटने की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। बताइए कहां पे एरर है? ये सारे 2023 सीजल ही आपको शुरू में दिखाई देंगे। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ जी, ट्रुथ के साथ, वेरी गुड साहिल, सबसे पहला जवाब। ट्रुथ के साथ क्या आएगा? द आएगा। आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, ट्रुथ की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ ट्रुथ? ट्रुथ जो है ये नाउन है, और इससे बनने वाला एडजेक्टिव क्या होता है? ट्रू। ग्रामेटिकल प्रोफाइल पे हमेशा ध्यान रखो आप, उसकी समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी फंडामेंटल्स बेसिक्स का एग्जाम है। अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं तो फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसीलिए आप ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं। ट्रू जो है वो एडजेक्टिव है, ट्रू स्टेटमेंट। ये रटने की बात नहीं है, आप तुरंत यूज कर लो सेंटेंस में, आपको समझ आ जाता है। बचपन से आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हो, ट्रुथ ऑलवेज प्रीवेल्स। तो यहाँ पे ट्रुथ क्या बन गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। नाउन का इक्विवेलेंट ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। सो आफ्टर नोइंग द ट्रुथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर नोइंग द ट्रुथ ये किस तरह का फ्रेज है, तो क्या बताओगे? व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज दिस? क्या है नवीन क्वेश्चन? अभी रुक जाओ भाई, पूरी क्लास का भी ध्यान रखना है ना। इससे संबंधित जो यहाँ पे बात हो रही है उसके बारे में बात होगी नवीन, ये ध्यान में रखना है। बाकी मैं आपको अभी क्लास के बाद कमेंट में आंसर कर दूंगा, डोंट वरी। इसका ध्यान रखा करिए कि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जो बात चल रही है उसके साथ संबंधित सवाल और जवाब। हाँ जी, तो द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। तो ये आफ्टर नोइंग द ट्रुथ क्या है? ये एडवर्बियल फ्रेज है। ये एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि जो एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में भी लग सकते हैं और लास्ट में भी लग सकते हैं। तो द जूरी आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट ये है, यहां पे सब्जेक्ट है। अब अगर वही वाली आदत है कि नहीं, सब्जेक्ट तो शुरू सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, तो भाई सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमारे एडवर्बियल्स भी आते हैं, चाहे वो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर है, प्लेस है, रीजन है, राइट। तो सच जानने के बाद द जूरी टुक द राइट डिसीजन। और जूरी के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कलेक्टिव नाउन के बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। कलेक्टिव नाउन का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई कलेक्टिव नाउन के मेंबर अगर किसी भी एक्शन में यूनाइटेड तरीके से काम कर रहे हैं तो आप उनको सिंगुलर लेते हैं, और अगर डिवाइडेड तरीके से तो प्लूरल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो वो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर वैसे ही खत्म हो जाता है। जब भी एग्जामिनर आपको सिंगुलर और प्लूरल में परेशान करेगा तो वो क्या देगा? वो डेफिनेटली आपको इज और आर, हैज, हैव, वाज, वर, डू, डज, इसी में छेड़ते हैं। इन्हीं के माध्यम से आपकी टेस्टिंग करी जा रही है कि आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, कि वहां हमें सिंगुलर चाहिए या प्लूरल। लेकिन पास्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन विस्ट ही हैडंट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। तो आई थिंक पढ़ते ही जबान आपकी रुकेगी। दर्शन विस्ट ही हैडंट इन द फर्स्ट प्लेस वेंट टू द थीम पार्क। और देखो ये अब थोड़ा सा जो एक शिफ्ट भी आपको ऑप्शन के में मिलता है कि जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में वो पार्ट लिखे हैं उसी ऑर्डर में यहां पे भी दिया जाए। अब यहां पे इन द फर्स्ट प्लेस बी में आ गया एंड वेंट टू द थीम पार्क ये सी में है। तो बहुत ध्यान से करना है कि जल्दबाजी में हमसे गलतियां ना हो, सिली मिस्टेक जिसको आप बोलते हैं। तो भाई सभी को पता है कि हैडंट लिखा है यहां पे, और हैडंट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। दर्शन विस्ट ही हैडंट गॉन टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। Select the option that contains an error. And lion is the most ferocious of all animals. पढ़ते ही नजर आ रहा है। और देखो हर एग्जाम में आपके पास इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, वेरी डिफिकल्ट हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, और हमें उसी पे कैपिटलाइज करना होता है। तो भाई लायन के पहले एन नहीं लग सकता, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसी में प्रॉब्लम है। अ लायन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स, आर्टिकल की दिक्कत है।
द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम। हाँ जी, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी सबमिट द प्रपोजल्स या नो एरर। नो एरर देखो जनरली लास्ट में हुआ करता था, बी में ऑप्शन है। किसके साथ जा रहे हो आप? कौन सा कंडीशनल इस्तेमाल हो रहा है? ये कौन सा कंडीशनल दिख रहा है आपको? देखो जब आप कंडीशनल पढ़ते हैं तो 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। बहुत ही मैथमेटिकल टॉपिक होता है। और उसमें जो टाइप 1 है वो किस तरह का है कि भाई जब आप जो इफ वाला क्लॉज है यानी जो कंडीशनल क्लॉज है जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो दूसरा वाला जो क्लॉज है मेन क्लॉज वो किस में चला जाएगा? वो फ्यूचर में चला जाएगा। आपको याद होगा बचपन से ये सेंटेंस सुन रहे हो, पढ़ रहे हो कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। आया ना? बट हमारा क्या होता है ना कि वैसे तो हमारे पास ज्ञान रहता है, जब एग्जाम में आता है तो दिमाग की बत्ती फिर नहीं जलती। तो अभी यहां पे क्या है? इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इफ ये वाला क्लॉज क्या कहा जाएगा? ये क्लॉज जो है आपका ये एडवर्बियल क्लॉज है। ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है। ये शर्त की बात कर रहा है। किस शर्त के? इस वर्ब के होने के, कि भाई तुम्हें सफलता कब मिलेगी, उसकी क्या शर्त है? अगर तुम मेहनत से काम करते हो यू विल गेट सक्सेस। इफ क्या है यहां पे? इफ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको पता है जब आप कंजंक्शन से शुरू करते हैं तो कॉमा बीच में लगता है, और अगर कंजंक्शन बीच में आएगा तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। यानी इस बात को हम और कैसे कह सकते हैं? यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। अब इसको यहां पे फिट करके देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट, राइट? तो अब यहां वाला जो विल वाला क्लॉज है वो यहां पे आ गया, बट फर्क क्या है कि विल वाला क्लॉज अब लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस में चला गया, राइट? ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि इधर विल गेट है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड, यानी फंड्स की जो उपलब्धता है उसको एंश्योर किया जाएगा इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम, अगर वे सभी समय पे प्रपोजल सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ये हिंदी अनुवाद हो गया। तो आपको पता है कि इफ वाला क्लॉज जो है वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे के साथ क्या लगने वाला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे एरर पूछा जा रहा था, तो एरर कहां पे है? डी पार्ट में एरर है। इफ दे ऑल ट्राई टू की जगह पे दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम। बात समझ आ गई सभी को? हाँ या ना? और देखो अभी जब पेपर आपका धीरे धीरे यूसेज बेस्ड हो रहा है, जो पुराना पैटर्न था हमारा सीजीएल मेंस का, आप जानते हैं वहां पे वॉइस के 20 क्वेश्चंस, नरेशन के 27 क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब एग्जामिनर वॉइस और नरेशन को चेंज करने के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अब टोटल क्वेश्चन ही 45 है। एक टाइम पे 47 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होते थे, और बहुत ही मैथमेटिकल टॉपिक है ये। भाई आपको पता है कि अगर एक्टिव वॉइस में ये लगा है तो पैसिव में ये लग जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी आपको ये समझ जरूर होनी चाहिए कि व्हेन वी राइट समथिंग इन एक्टिव वॉइस एंड व्हेन वी राइट समथिंग इन पैसिव वॉइस, सो व्हेन डूअर ऑफ द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन इटसेल्फ, तो आप एक्टिव वॉइस में जाते हैं। और एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस के नियमों के अनुसार, जो कि ये वाला पैटर्न है हमारा। लेकिन पैसिव वॉइस में when the action is more important than the doer of action, यानी जो काम हुआ वो बताना ज्यादा जरूरी है रादर देन उसके कि ये काम किसने किया। तो अब यहां पे अब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कौन कराएगा उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये कहा जा रहा है कि फंड्स की उपलब्धता इंश्योर की जाएगी। कौन करेगा उसके बारे में कोई बात नहीं, और उसकी शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कई बार फोकस एक्शन के ऊपर होता है। तो जब फोकस आपका एक्शन के ऊपर है ना कि डूअर के ऊपर, तो आप पैसिव में जाएंगे, और पैसिव में देख करके अगर आप रट करके मान लो चल रहे हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है रटने वाले बच्चों को, कि इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उधर विल शैल मे कैन प्लस V1, इफ वाला पास्ट इंडेफिनिट तो उधर वुड कुड माइट शुड प्लस V1, इफ वाला पास्ट परफेक्ट तो वुड हैव कुड हैव शुड हैव माइट हैव प्लस V3, और हाइपोथेटिकल कंडीशनल टाइप 4 हो गया कि इफ वाले क्लॉज में इफ आई वर ही, अगर मैं वह होता, मैं उसकी जगह होता, आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल हैं चारों। लेकिन ये सारे के सारे जो आपके एक्सप्रेशंस हैं ये एक्टिव वॉइस में है। अगर बात में बदलाव हो रहा है तो स्ट्रक्चर बदलेगा, और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे आप किसी भी टेंस में हो। तो यहां पे वही कहानी थी। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचानने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात सभी को?